स्टूडेंट्स, आज की कक्षा में हम लोग क्लास 8 से रिलेटेड अगला चैप्टर वर्ग समीकरण अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। इसके पहले की कक्षा में हम लोग एक चर वाले रैखिक समीकरण का अध्ययन किया था। एक चर वाले रैखिक समीकरण में जो चर की घात होती थी वो एक हुआ करती थी। अगर उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो जैसे लिख दिया जाए 5x + 7 बराबर 0। यहाँ पर x की घात क्या दिख रहा है? 1। तो यह एक चर का रैखिक समीकरण हुआ और एक घातीय हुआ क्योंकि x पर एक घात है। तो यह एक घातीय समीकरण हुआ। एक घातीय क्यों एक घातीय हुआ? क्योंकि जो चर है उस पर घात 1 है। अगर हम लोग 5x + 2y + 7 बराबर 0 कर दें तो इसमें भी चर 2 हैं। चर 2 हैं x और y, लेकिन दोनों चरों पर जो घात है वो क्या है? वह 2 1 है। तो यह भी एक घातीय समीकरण हुआ। ठीक है। लेकिन अगर किसी समीकरण में चर की घात 2 हो जाए, चर की घात 2 हो जाए तो वह वर्ग समीकरण कहलाता है। तो यदि किसी समीकरण में चर की घात 2 हो तो वह वर्ग समीकरण होगा। क्या होगा? वर्ग समीकरण होगा। अगर चर की घात 2 हो, चर कितने हो? चर होना चाहिए 1। उस समीकरण में चर क्या होना चाहिए? 1, चाहे x हो, चाहे y हो, चाहे z हो। तो अगर वर्ग समीकरण का हम परिभाषा देना चाहें तो क्या लिखेंगे? वह समीकरण जिसे ax² + bx + c। देखो यहां पर चर की घात कितनी दिखाई गई? 2 दिखाई गई कि नहीं दिखाई गई? यहां x यहां भी है, x की घात क्या दिखाई गई? 1। लेकिन दोनों में अधिकतम कौन है? 2। दोनों में अधिकतम कौन है? 2। तो हम अधिकतम घात ही इसका मानेंगे कि यह इस समीकरण में जो चर की अधिकतम घात है वह 2 है, न कि 1। भले 1 है लेकिन 1 और 2 में अधिक कौन है? 2। इसलिए यह एक चर में 2 घातीय समीकरण हुआ। अगर कोई समीकरण एक चर में 2 घातीय समीकरण इस तरह से लिखा जाए, इसको बराबर 0 कर दो, क्योंकि समीकरण तभी बनेगा जब कोई बीजीय व्यंजक 0 के बराबर लिख दिया जाता है तो वह समीकरण बन जाता है। तो वह समीकरण जिसे ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में लिखी जाए, जहां a क्या है? x² का गुणांक है। अधिकतम घात का गुणांक क्या है? a। यह कभी 0 नहीं होना चाहिए, यह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यह और a b c है क्या? एक कांस्टेंट है, नियत राशि है कि नहीं है? वास्तविक संख्याएं हैं। जहां a b तथा c एक नियत राशि है। नियत राशि का मतलब हम कह सकते हैं वास्तविक संख्याएं हैं। क्या कहलाता है? वर्ग समीकरण कहलाता है।
उदाहरण के तौर पर देखा जाए, उदाहरण अगर लिख दिया जाए x पे 2 घात बराबर 9, ऐसा लिख दिया गया, तो देखो अगर यह समीकरण लिखा गया तो क्या यह वर्ग समीकरण है? तो कहना हाँ यह वर्ग समीकरण है, क्योंकि चर पे घात क्या है? 2 है। अच्छा, बराबर 0 नहीं लिखा गया, लेकिन अगर 9 को बाएं पक्ष में लेते आओ तो -9 बराबर 0 होगा कि नहीं होगा? लेकिन हमें वर्ग समीकरण दिखाने के लिए क्या होना चाहिए? चर की घात 2 होना चाहिए। तो वर्ग समीकरण हुआ। अगर लिख दिया जाए 5x² -9 बराबर 0, तो क्या यह वर्ग समीकरण है? तो कहना हाँ यह वर्ग समीकरण है, क्योंकि चर की घात कितना है? 2 है। ठीक है। अगर लिख दिया जाए 3x² + 5x -7 बराबर 0, तो क्या यह वर्ग समीकरण है? तो कहना हाँ यहां पर एक ही चर है और x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह क्या होगा? वर्ग समीकरण होगा। ठीक है। अगर आपसे कह दिया जाए x² ऋण 5/7x बराबर 0, क्या यह वर्ग समीकरण होगा? तो चर x है और इस पर अधिकतम घात 2 है, तो यह एक वर्ग समीकरण होगा। अब आते हैं, हम लोग सीखते हैं वर्ग समीकरण का हल। वर्ग समीकरण का हल। किसी वर्ग समीकरण का हल कैसे ज्ञात किया जाएगा? तो हल का मतलब होता है कि चर का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट कर दे, वर्ग समीकरण का क्या कहलाता है? हल कहलाता है। तो चर का वह मान जो वर्ग समीकरण को संतुष्ट कर देता है, क्या कहलाता है? समीकरण का हल कहलाता है। आइए उदाहरण की बात करते हैं। उदाहरण, अगर हमने लिख दिया x² बराबर 9, x² बराबर लिख दिया 9, x बराबर यहां 3 रखो, x बराबर 3 रखने पर, तो जब 3 रखोगे तो बाएं पक्ष में 3 का वर्ग होगा, बराबर 9 होगा कि नहीं होगा? 3 का वर्ग का मतलब क्या हुआ? 3 गुणे 3 बराबर 9 हुआ। 3 का गुणा 3 में करोगे 9 बराबर 9 हुआ। तो बेटा बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है कि नहीं? यह समीकरण का क्या हो गया? हल हो गया। अब यहीं पर हम लोग x बराबर 4 रखें। x बराबर 4 रखने पर रखो जरा, 4 का वर्ग रखा कि नहीं रखा? 4 का क्या रखा? वर्ग बराबर 9। अभी बराबर 9 लिखे हैं। 4 का वर्ग मतलब क्या? 4 गुणे 4, और 4 गुणे 4 का मतलब क्या होता है? 16। क्या 16 9 के बराबर है? तो ये नहीं है, तो यह इसका हल नहीं होगा। x का मान क्या रखो? -3 रखने पर। कितना रखने पर? -3 रखने पर। तो -3 का स्क्वायर बराबर 9। अभी बराबर लिखे रहते हैं। -3 का वर्ग मतलब क्या होता है? -3 गुणे -3 बराबर 9। तो माइनस का गुणा माइनस में करोगे प्लस, 3 का गुणा 3 में करोगे 9, बराबर 9 हुआ कि नहीं हुआ? अर्थात यह समीकरण का हल क्या होगा? होगा। तो बेटा x के वे मान जो समीकरण को संतुष्ट कर देते हैं, समीकरण का हल कहलाता है। क्या कहलाता है? समीकरण का हल कहलाता है। अब इस समीकरण में जब x बराबर 3 रखा तो भी समीकरण संतुष्ट है, x का मान जब -3 रखा तो भी समीकरण संतुष्ट है। तो हम कहेंगे
इस समीकरण में 3 और -3 इस समीकरण का हल है। x बराबर 4 रखने पर बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर नहीं आया, इसलिए इस समीकरण का हल नहीं है। समीकरण का हल ज्ञात करना। अभी हमने देखा कि वर्ग समीकरण कैसा होता है, कैसा दिखता है, और यह भी देखा कि वर्ग समीकरण का हल क्या होता है। समस्या यह है कि जब हमने वर्ग समीकरण का हल निकालना चाहा तो वहाँ पर x की वैल्यू, x का मान हम लोगों ने अपनी इच्छा से रखा। एक बार 3 रखा, एक बार -3 रखा और एक बार 4 रखा। इन सारे मानों में सारे मान हम अपनी इच्छा से लिए और ये संजोग रहा कि x = 3 और -3 पर समीकरण का हल मिल गया, लेकिन x बराबर 4 पर समीकरण का हल नहीं मिला। ऐसा भी तो हो सकता था x की वैल्यू में 0 ले लेता, ऐसा भी हो सकता था x की वैल्यू 1 ले लेता, ऐसा भी हो सकता था कि x की वैल्यू 2 ले लेता। इस तरह से अगर हमें चेक करना हो कि हम कितने x के मान लें और समीकरण का हल खोजें तो हम लोग खोजते रह जाएंगे। तो समीकरण का हल ज्ञात करने के लिए एक विधि हम लोग देखते हैं, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, तो यहां पर गुणनखंड विधि के लिए कुछ फार्मूले यूज होंगे। जैसे आपने पिछले कक्षाओं में पढ़ा था कि अगर a का वर्ग ऋण b का वर्ग लिखा हो, अर्थात दो संख्याओं के वर्गों के अंतर का सूत्र होता है क्या, a - b और a + b। ऐसा आपने पढ़ा था। फिर आपने ऐसा भी पढ़ा था कि अगर ax² + bx + c = 0 इस रूप में कोई वर्ग समीकरण दिया हो तो हम लोग क्या करते थे, इस a का गुणा c के साथ करते थे कि नहीं करते थे। जो आता था उसका 2 खंड निकालते थे और वह खंड का जोड़ या घटाना अगर b के बराबर आ जाता था तो बीच वाले को हम क्या कर देते थे, इन दो संख्याओं के प्रोडक्ट को ऐसे दो गुणनखंड में चेंज करते जिनका सम या डिफरेंस अर्थात जोड़ या घटाना b के बराबर आ जाता और फिर कॉमन लेके गुणनखंड कर देते। तो ये दो चीजें अगर हमें पता हैं तो हम किसी भी समीकरण का हल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी का कहने का मतलब क्या है कि जो भी समीकरण इन व्यवस्थाओं से गुणनखंडित हो जाते, खंडों में टूट जाते, अर्थात उनका गुणनखंड हो जाता तो उनका हम लोग हल ज्ञात कर लेते। उदाहरण के तौर पर हमने जो एग्जाम्पल लिया था x² = 16, ये क्वेश्चन था, या x² शायद 9 था, x² 9। अगर ये क्वेश्चन है तो हमें इसका हल पता चला था +3 और -3 होगा। ये संजोग था कि हमने +3 और -3 रखा और समीकरण का हल मिल गया। लेकिन अगर इसे मैं डायरेक्ट निकालना हो, सीधा सीधा निकालना हो, एग्जैक्ट निकालना हो इस समीकरण के मूल या समीकरण का हल क्या होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, राइट साइड को क्या लिखना पड़ेगा, 0। तो राइट साइड का 0 कैसे होगा, इस 9 को लेफ्ट साइड में लाओ, x² - 9 बराबर क्या हो जाता, 0। होता कि नहीं होता। अब बेटा देखो पहला वाला सूत्र देखो, पहले पद का वर्ग लिखा है, लिखा कि नहीं लिखा है। अगर दूसरे पद का भी वर्ग बना दूं तो काम चल जाएगा। तो इसको लिखा जा सकता है या x² - 3 का स्क्वायर बराबर 0, ऐसा लिखा जा सकता है। या वो वाला सूत्र लगाओ, x वर्ग ऋण 3 वर्ग का सूत्र क्या लगेगा, एक ब्रैकेट में x ऋण 3 और दूसरे ब्रैकेट में x धन 3। क्या लिखा, a ऋण b a धन b, a के जगह पर x, b के जगह पर 3, x ऋण 3 x + 3 बराबर क्या होगा, 0। तो यह होगा x - 3 बराबर 0। देखो बेटा दो चीज का प्रोडक्ट, दो चीज का गुणा 0 के बराबर है। अगर दो चीज का गुणा 0 के बराबर है तो या तो यही वाला ब्रैकेट 0 होगा या तो यही होगा। दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते, दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते, क्योंकि 0 का गुणा 0 में डिफाइंड नहीं है।
हम लोग शून्य गुणे शून्य शून्य लिख देते हैं, लेकिन वास्तव में मैथमेटिक्स की भाषा में, गणित की भाषा में शून्य गुणे शून्य डिफाइंड ही नहीं है, कोई बता ही नहीं सकता। तो भाई अगर दो चीज का प्रोडक्ट, दो चीज का गुणन शून्य हो रहा है तो इसमें से या तो पहला वाला ब्रैकेट शून्य होगा या तो दूसरा वाला ब्रैकेट शून्य होगा। तो हम लिखेंगे या x माइनस 3 शून्य के बराबर होगा या x प्लस 3 शून्य के बराबर होगा। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो जब x माइनस 3 शून्य के बराबर हुआ तो x का मान कितना हो गया? 3 को इधर ले जाओ, प्लस 3 हो गया। और जब x प्लस 3 के बराबर हुआ तो x बराबर इस प्लस 3 को उस बगल ले जाओ तो माइनस 3 होगा। तो x के कितने मान आए? x का मान आया 3 और माइनस 3। बेटा यही समीकरण का हल हुआ, और इसके पहले भी हमने निकाला था, इस समीकरण का हल 3 और माइनस 3 होगा। ठीक है। इसी तरह से एक उदाहरण देखो, दूसरा उदाहरण देखो, एक्स स्क्वायर, या मैं लिख लूं 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 16। एक समीकरण ऐसा दे दिया जाए, इसका हल निकालने को कहा जाए तो आप क्या करोगे? इसका राइट साइड 0 बनाओगे, राइट साइड 0 बनाओगे तो 9x स्क्वायर राइट साइड को लेफ्ट में लाओगे, माइनस 16 बराबर कितना होगा? 0 होगा कि नहीं? अब देखो ये x का वर्ग है, 9 का वर्ग नहीं ना, तो इसको एक साथ हम क्या लिखेंगे? 3x का होल वर्ग लिखोगे। पहला वाला सूत्र में ले जा रहे हैं। दूसरा है 16, 16 क्या का वर्ग है? 4 का वर्ग, बराबर हो गया 0। या देखो पहला वाला सूत्र लगा, a वर्ग ऋण b वर्ग, एक ब्रैकेट में a ऋण b और दूसरे ब्रैकेट में a धन b इज इक्वल टू हो गया 0। अब देखो पुनः दो ब्रैकेट की वैल्यू क्या हुई? शून्य हुई। तो या यह 0 होगा या दूसरा वाला टर्म किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। तो जब 3x माइनस 4 0 हुआ तो 3x बराबर हो गया 4, या x की वैल्यू क्या आएगी? 3 को उधर भेजो तो हो जाएगा 4/3। और दूसरा क्या होगा? या 3x बराबर, यहां इसको उधर भेजो -4, तो x की वैल्यू हो जाएगी -4/3।